जिस इंसान को कभी लोग भगवान का दर्जा देते थे, जिसके चरणों में मंत्री, अफसर और उद्योगपति झुकते थे, आज वही नाम भारत के सबसे बड़े विवादों में गिना जाता है। प्रश्न सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, प्रश्न ये है कि क्यों हुआ। क्या आशाराम बापू की कुंडली में शुरू से ही सत्ता, प्रभाव और अंधभक्ति के योग थे? क्या ग्रहों ने उन्हें संत बनाया, या वही ग्रह समय आने पर उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए? कुंडली के कौन से योग देते हैं? अत्यधिक अहंकार, नैतिक पतन और अचानक विनाश कौन सी महादशा बनी? सम्मान से अपमान तक की सबसे खतरनाक यात्रा। आज हम अफवाह नहीं, भावनाएं नहीं और न ही किसी पक्ष में खड़े होकर बात करेंगे। आज बात होगी सिर्फ ग्रहों की, सिर्फ ज्योतिष की, क्योंकि जब समय बदलता है तो गुरु भी नहीं बचते और ग्रह किसी को माफ नहीं करते। आइए शुरू करते हैं आशाराम बापू की कुंडली का वह विश्लेषण जो बहुत कम लोग दिखाने की हिम्मत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आशाराम बापू जी का चार्ट एनालाइज करना। जो चार्ट आप सामने देख रहे हैं ये इनका D1 चार्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस की बात करेंगे। ये पहला घर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। जो घर की पोजीशन होती है मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, ये फिक्स होता है। तो पहला घर जो है यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, ये राशियों का नंबर होता है। मतलब जितने भी आपके नंबर्स लिखे हुए हैं ये राशियों का नंबर है। तो 4 नंबर जो होता है हमारा, है ना, कर्क राशि, उसका जो स्वामी होता है चंद्रमा होता है। और चंद्रमा देख लीजिए इनका भैया बैठा हुआ है 6ठे भाव में, मतलब दुश्मन के घर में बैठा हुआ है चंद्रमा, है ना। जो भाव है वो शत्रु भाव है। तो जो तन भाव है, जिस चीज़ का इससे हम भावफल करते हैं, वही इनका दुश्मन बन जाएगा। तन भाव है जिससे आपके विचार, आपके तन जो होते हैं, जो पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व होता है, इसकी गणना करी जाती है। तो उसका जो स्वामी है वो शत्रु भाव में बैठा हुआ है। ऑटोमेटिक आपका पता चलता है कि आपका जो सोच है, आपके विचार जो है, आपका व्यक्तित्व जो है, ऑटोमेटिक यही आपका दुश्मन बन जाएगा। आशाराम बापू जी के साथ भी अगर आप देखेंगे तो यही हो गया, है ना। इनकी जो सोच है, विचार, जो व्यक्तित्व है, यही इनका आज के डेट में दुश्मन बन गया है ना। हालांकि पहले संत पुरुषात्मा थे, मतलब ये क्या कहा जाता है, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं इसमें। बहुत ज़्यादा खेल आपका 9वें भाव का भी है इनका, कि इनकी पर्सनैलिटी जो थी बिल्कुल पूजनीय थी। लेकिन भाई जो भाव होता है, जो आपका घर होता है, आपका तन भाव दे रहा है कि भाई यही आपका दुश्मन बन जाएगा, तो वो बनेगा ही बनेगा, आज नहीं तो कल। अपने योग शक्तियों, दैवीय शक्तियों, बाकी चीज़ों की वजह से बहुत समय तक ये बचे, लेकिन बाद में जाके भाई जो डेंट देने वाली चीज़ है वो तो डेंट देगा ही देगा, है ना। दूसरा चीज़, आप एक चीज़ ये भी देखेंगे कि जो इनका पंचम भाव, जिसको प्रेम भाव भी कहते हैं, है ना, 8 नंबर इसका जो स्वामी है मंगल बैठा है ना। यहाँ 10वें भाव, 10वें मतलब क्या होता है, 10 नंबर शनि का नंबर है। तो ऑटोमेटिक ज़रा सा भी आप अगर कोई गलती करेंगे तो आपको मार पड़ेगी शनि की, और वही मार पड़ी है पापा आशाराम बापू की। दूसरा घर जिससे धन के बारे में विवेचना करते हैं, धन भाव का स्वामी 5 नंबर यानी सूर्य होते हैं, और सूर्य बैठे हैं यहाँ, है ना। सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं, यहाँ भी डेंट मारते हैं, मतलब आगे चल के भविष्य में बिल्कुल लिखा हुआ था। क्योंकि सूर्य और शुक्र की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। अगर एक भाव में अगर बैठ गया और साथ में ये सबसे बड़ा दुश्मन शनि भी बैठ गया इसी भाव में, तो इनका धन बहुत ज़्यादा टाइम तक इनका साथ देने वाला भी नहीं था। वही चीज़ें हुई, आप सभी देख रहे हैं। तीसरा भाव इनका जो है पराक्रम का भाव है, कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है या नहीं। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बाबा जी के पास नहीं है, क्योंकि राहु बैठा है, डेंट मारेगा, है ना। विचार ज़रूर आएंगे रिस्क टेकिंग वाला, लेकिन वो साथ नहीं देगा, आप अपने ही चाल में फंस जाएंगे। और वही हो गया था बाबा जी के साथ भी। सुख भाव की बात करें तो 7 नंबर, 7 नंबर किसका होता है भाई, 7 नंबर होता है हमारे शुक्र का। शुक्र कहाँ बैठा है, सन, ये सूर्य बैठा हुआ है। तो सूर्य के साथ ऑटोमेटिक जो शुक्र की जो एनर्जी होती है ना, वो अस्त प्रभाव में आ जाता है। तो सूर्य बैठा शुक्र की एनर्जी को वैसे ही खींच ले रहा है। तो ये सुख भाव भी है, ये लाइफ में किसी चीज़ का सुख नहीं ले पाएंगे। आप कहेंगे भाई बाबा जी तो बहुत ढेर सारी चीज़ों में इंटीमेट, ये बाबा जी तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ये शुक्र इस भाव का स्वामी है, जो कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। तो सुख भाव भी इनका इस तरीके से थोड़ा कमज़ोर प्रतीत होता है। अब बात करेंगे इनके प्रेम भाव या ज्ञान भाव की बात करेंगे। 8 नंबर मंगल है, मतलब थोड़ा अग्रेशन ये शो करता ही करता है ना। मंगल बैठा है। दूसरी चीज़, मंगल शनि के घर में बैठा है ना। शनि के घर में मंगल बैठा है, दैट मीन्स ऑटोमेटिक आप समझिए कोई भी गलती आप करेंगे, है ना, अग्रेशन आप में रहेगा, लेकिन गलती करेंगे तो शनि की मार भी पड़ेगी, जो कि मार इनको टाइम टू टाइम पड़ती है
है ना। अगर शत्रु भाव में बात करें तो 9 नंबर ये गुरु का नंबर होता है और गुरु के घर में बैठे हैं चंदा मामा, है ना। गुरु के घर में बैठे हैं चंदा मामा और गुरु किस पोजीशन में है? आप देखिए गुरु भी यहाँ शुक्र के साथ बैठे हैं जो इनको अनकंफर्टेबल बना रहे हैं, तो ये भी भाव मजबूत नहीं है। ये सारी चीज़ें देखिए इनके अगेंस्ट में जा रही है और यही चीज़ें इसी हिसाब से होती हैं इनके लाइफ में, है ना। अगर पार्टनरशिप वाले हाउस में देखें तो यहाँ मंगल बैठा है, वैसे भी मंगल बैठा है तो वो अग्रेशन को शो करता है, किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा लिंक अप होकर नहीं रह पाएंगे। और इस घर का स्वामी भी शनि है ना, तो ऑटोमेटिक इस घर का स्वामी भी शनि है और मंगल इस घर में बैठा है, तो बहुत ज़्यादा ये पार्टनरशिप या फिर वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं आता है। और मंगल वैसे भी अगर रिलेशनशिप हाउस में आता है तो डेंट ही लगाता है ना। अष्टम भाव का भी असर कहीं ना कहीं यहाँ पड़ेगा क्योंकि अष्टम भाव का भी स्वामी शनि है और शनि कहाँ बैठा है? कंपैटिबल पोजीशन में नहीं बैठा है ना। ये 4 ग्रह एक साथ मिलके है ना कहीं अनकंफर्टेबिलिटी बनाते हैं, हालांकि ये भाव मजबूत है इनका। अब इसके बाद भाग्य भाव देखें, भाग्य भाव में बुध के साथ केतु बैठा है ना। अब घर का स्वामी भी कौन है? गुरु है और केतु महाराज भी बैठे हैं, तो ऑटोमेटिक भाग्य से आप ज्ञान लेके आए रहेंगे, है ना। और कहा जाता है आपके वाणी में दम भी होगा, है ना। आप अपने वाणी की वजह से जाने जाएंगे। बुध वाणी का प्रतिनिधित्व करता है ना। और था भी एक समय था जब इनके बाद से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, लेकिन डेंट लगना था, ये यहाँ वाला जो डेंट लगना था ये तो लगेगा ही लगेगा, है ना। कर्म भाव बात करें, जो काम आप करते हैं वो काम कैसा रहेगा आपका, उसमें बढ़िया ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, ये इससे पता चलता है। घर का स्वामी कौन है? मंगल है, तो मंगल के घर में बैठा कौन? सूर्य बैठा, ठीक। सेनापति अपने राजा को साथ में रखेगा। शुक्र गुरु के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। और ये दोनों तो बहुत ज़्यादा कुछ क्लैशेस कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इस घर को ओवरऑल अगर बात करेंगे तो मजबूत घर है ना, क्योंकि 4 ग्रह बैठे हुए हैं, 4 ग्रह को संभाल रहा है और जो संभाल भी रहा है वो कोई ऐरा गहरा नहीं है, सेनापति है, कमांडर है, जो पूरे घर को ऐसे का तैसा करके पूरा एकदम कमांडिंग करने में बहुत अच्छी इनकी स्पेशलाइजेशन होता है। खैर ना चेस के बोर्ड पे जो वजीर होता है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और पावरफुल घर में बैठे हैं इतने लोग, तो कितना भी लोग लड़ाई झगड़ा करें ये संभाल लेंगे, है ना। 11वें एकादश भाव लाभ भाव में अगर देखें तो 2 नंबर शुक्र का नंबर है, शुक्र यहाँ बैठे हैं कमज़ोर भाव में, लाभ किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टाइम तक ये अर्न भी नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ शो कर रहा है ना। और मोक्ष भाव देखें तो 3 नंबर है भैया, 3 नंबर का मतलब बुध, और बुध कंफर्टेबल पोजीशन है, मतलब ऑल्दो आप कहें भैया ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एट लास्ट ये मोक्ष की तरफ बड़े आराम से बढ़ जाएंगे, है ना, जो इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये था हमारे सामने आशाराम बापू जी का चार्ट। आगे किसी और चार्ट पे भी आप डिस्कस करवाना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे हमें कैसे वीडियोज़ आपको देना है। हर हर महादेव।